नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी पीठ का पायदान। रूही एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी। उसने साधारण पढ़ाई लिखाई की थी, पर देखने में सुंदर होने के कारण उसका रिश्ता रुद्र के लिए रुद्र की माँ अमृता जी ने मांगा तो रूही के पापा निहाल हो गए। रुद्र स्मार्ट, पेशे से साइंटिस्ट और अच्छे खानदान का लड़का था। अमृता जी जब रूही के घर आई तो रूही के पापा ने डरते हुए उनसे पूछा कि आपकी अगर कोई मांग हो तो बताइए, पूरा करना मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर करूँगा, अगर हमारे बस में नहीं होगा तो हम ये रिश्ता नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने स्वर में चाशनी घोलते हुए कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस मेहमानों और हमारी 3 बेटी दामाद हैं, उनकी खातिर अच्छे से कीजिएगा। रुद्र के 3 बहनें और एक भाई था। रूही के पापा ने यथा सामर्थ्य खर्च करके बेटी को ब्याह दिया। विदाई के वक्त माँ ने संस्कारों और परंपराओं की पोटली थमाई, रोते हुए कहा, लड़की का घर उसका ससुराल होता है, अपने व्यवहार से सबको खुश रखना। तुम्हारा अच्छा स्वभाव ही तुम्हें ससुराल में सबकी आंखों का तारा बनाएगा। शादी करके जब रूही ससुराल पहुंची तो धीरे धीरे उसे सच्चाई पता चलने लगी। उसे बहू कम, नौकरानी ज़्यादा समझा जाता था। जब तब उसकी नंदे मायके आती और उसे सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। बेचारी रूही कमर कसकर दीदी दीदी कहकर उनकी खातिरदारी में लगी रहती, पर मजाल कि उनका मुंह कभी भी सीधा हो जाए, उस पर सासू माँ उसे चैन की सांस भी नहीं लेने देती थी। उसका देवर उसके बनाए खाने में 50 नुक्स निकालता, हर समय उसे सबके सामने टोकता रहता। सासू माँ उसे समझाने के बजाय रूही को कहती, अपने मायके में तुमने क्या सीखा, एक काम तो ढंग से कर नहीं पाती हो, पता नहीं इस घर की पसंद नापसंद कब समझोगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब उसका 3 साल का बेटा अभी भी था, पर उसका वक्त नहीं बदला था। जब वह अपने पति रुद्र से कुछ कहने की कोशिश करती तो उल्टा वह उसे डांट देता कि मुझे तो कोई खराब व्यवहार नहीं दिखाई देता, दीदी और माँ तुम्हें कितना प्यार करते हैं, संचित तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करता है, तुम मेरे मन में शक पैदा मत करो। वह बिल्कुल मूक बन गई थी। जब उसके देवर संचित की शादी हुई, उसकी देवरानी सुमी काफ़ी रिच फैमिली से आई थी। जुबान की बेहद मीठी और तेज थी। उसने तीनों नंदों के दिल तोहफे देकर वह मीठी मीठी बातें करके जीत लिए थे। जब भी वो लोग आते तो सारा काम रूही करती, पर सुमी ऐसे जताती कि सारा वही कर रही है। एक दिन पूरे परिवार की महफिल जमी थी। डिनर के बाद रूही सबके लिए खीर लेकर आई। सबने खीर खाई तो बड़े नंदोई जी ने तारीफ की, खीर बहुत अच्छी बनी है। तो सुमी तुरंत बोली कि हमने तो परमानेंट खानसामा रखा है। सब ठहाके लगाकर हंस दिए। किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। रूही को बहुत धक्का पहुंचा। सुमी को तो वह छोटी बहन समझती थी। वह चुपचाप अपने कमरे में आ गई। काफ़ी देर तक रोती रही, फिर सोचने लगी, क्या यही इज्जत है उसकी इस घर में? रुद्र से तो कोई उम्मीद करनी बेकार है, उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अगले दिन सुबह वह जल्दी नहीं उठी। सासू माँ भुनभुनाते हुए कमरे में पहुँच गई। रूही, तुम अभी तक नहीं उठी, घर का काम कौन करेगा? तुम अपने मायके से नौकर तो लेकर नहीं आई हो? रूही ने कहा, माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, सुमी कर लेगी, वो तो बच्ची है, उसके बस का नहीं है। रूही तो जैसे आसमान से गिर पड़ी। उसने रुद्र को आवाज़ दी, सुनिए, आज का नाश्ता आप अरेंज कर लीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और माँ जी कह रही हैं कि सुमी बच्ची है, वो नाश्ता नहीं बना पाएगी। माँ, सुमी क्यों नहीं बना सकती? रुद्र ने कहा। सासू माँ रूही को घूरती हुई चले गई। जैसे तैसे सास बहू ने नाश्ता बनाया। आज किसी ने कुछ नहीं कहा, सब ने बिना चूं चपड़ किए खा लिया। अब 2 दिन बाद संडे था। सासू माँ ने नंदों को परिवार सहित खाने पर बुलाया। रूही, खाने में क्या बनाओगी? ऐसा करो, राजमा चावल, भरवा भिंडी, पनीर बटर मसाला, रोटी, मीठे में गाजर का हलवा बना लो। रूही बोली, ठीक है, मैं पनीर बटर मसाला राजमा चावल बना लेती हूँ, बाकी सुमी बना देगी। पर भाभी, सुमी कैसे बनाएगी? संचित बोला। जैसे मैं बनाती हूँ। ऐसा कहकर वह लापरवाही से उसको अनदेखा करते हुए उठ खड़ी हुई। रुद्र भी बीच में बोल उठा, अरे दीदी भी तो सुमी के हाथ का खाना खाकर बताए कि हमारी सुमी कितना अच्छा खाना बनाती है। अब सुमी को न चाहते हुए भी काम करना पड़ रहा था। धीरे धीरे रूही ने हर जगह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी शुरू कर दी, चाहे घर का काम हो या बाहरी मामला। पर वह समझ गई थी कि अब वह जो भी करेगी सब रुद्र के सामने।
रूही को जो कुछ कहना होता वह रुद्र के सामने कहती। ऐसे में कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सारी बातें आमने सामने होती थीं। सुमी की मिठास गायब होने लगी थी और संचित का विरोध बढ़ने लगा था। जब तक रूही सह रही थी तब तक सब ठीक था, पर जब उसने बोलना शुरू किया तो सबकी असलियत सामने आने लगी थी। फिर एक दिन अचानक संचित ने घोषणा कर दी कि उसने फ्लैट खरीद लिया है, डेकोरेशन का काम चल रहा है, 1 महीने बाद शिफ्ट हो जाएगा। सासू माँ चुप थी। शायद वो समझ चुकी थी कि कौन गलत था। तीनों नंदे संचित को समझा रही थी कि फ्लैट को रेंट पर चढ़ाकर यहीं पर रहे, पर सुमी ने बोला, नहीं दीदी, हमने बड़े प्यार से अपना घर खरीदा है, हम अपने घर ही जा रहे हैं, आप लोगों से मिलने आते रहेंगे। नंदे यह सुनकर अवाक रह गई कि वह अपना घर है तो ये किसका है। वे चले गए। अब घर की स्थिति बदल चुकी है। रूही और सासू माँ साथ में रहते हैं। सासू माँ और नंदे रूही को समझने लगी हैं और उन रिश्तों की कदर करने लगी हैं जिनसे वो जुड़ी हैं। अब नंदे मेहमान नहीं, परिवार का सदस्य बनकर आती हैं। सब खुलकर एंजॉय करते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। रुद्र इसका कसूरवार खुद को समझकर रूही से माफ़ी मांग चुका है। वह उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है। रूही ने उन संस्कारों को छोड़कर अपने लिए आवाज़ उठाई जो उसे जन्म से घोंटकर पिलाए गए थे। साहस से एक कदम उठाकर वह उस बोझ से मुक्त हो गई थी जिसे वह बरसों से ढो रही थी। दोस्तों, अक्सर ऐसा ही होता है, हम जितना झुकते जाते हैं उतना ही लोग पीठ का पायदान बना लेते हैं। झुकना उतना ही चाहिए जितना सह सकें। ज़रूरत से ज़्यादा झुकना रिश्ते निभाना नहीं, गुलामी होती है। अक्सर लड़कियों को अपने माता पिता के घर से संस्कारों में तहजीब, बड़ों का सम्मान, आज्ञाकारी बनना सिखाया जाता है। ठीक है, बने, पर संस्कारों को जेवरों के रूप में पहने, हथकड़ी के वेश में नहीं। जुबान लड़ाने और लड़ाई झगड़ा करने का समर्थन नहीं किया जा सकता, पर जहां आपके संस्कार आपको कमज़ोर बना दें तो संस्कारों में बदलाव ज़रूरी है। दोस्तों, उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों व प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुन